सुबह के 10 बज गए हैं। मैं शालिनी खंडेलवाल हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे भारत में 10 दिवसीय दौरा, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रम। आज तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। तमिलनाडु के पलक्कम का भी करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में विकसित भारत दृष्टिकोण पर हुआ मंथन। मोदी 3.0 के 100 दिन के रोड मैप पर भी हुई चर्चा। देश में पिछले 10 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए के 12 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट, बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, नशीले पदार्थों से मुक्त भारत भावी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी जीएसटी अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन में जीएसटी चोरी के उपायों से निपटने पर चर्चा। केंद्रीय और राज्य टैक्स एनफोर्समेंट ऑफिसर्स द्वारा अपनाए गए सफल तरीकों पर भी होगा विचार विमर्श। और अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी ताकत बनेगा भारत, बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, निवेश आकर्षित कर रही भारत की नीतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। प्रधानमंत्री आज से 5 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में मुख्य परियोजनाएं बिजली क्षेत्र से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं से तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों को फायदा मिलेगा। बिजली क्षेत्र के अलावा प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सड़क और रेल क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नव विद्युतीकृत अंबारी आदिलाबाद पीपल खूंटी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो NH 353B और NH 163 के माध्यम से तेलंगाना को महाराष्ट्र और तेलंगाना को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी आज रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज ही तमिलनाडु में कलपक्कम में भाविनी का भी दौरा करेंगे। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता के भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR की कोर लोडिंग की शुरुआत देखेंगे। इस PFBR को भाविनी यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन दस्तावेज और अगले 5 वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार मंथन किया। बैठक के दौरान मई में नई सरकार के गठन के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया ताकि इसके त्वरित कार्यान्वयन पर चर्चा की जा सके। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों से चुनाव के दौरान लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। विकास को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के बारे में बात की। स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहन देने
और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारी को सुगम बनाने के लिए आज रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा नवाचार संगठन डेफ कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। डेफ कनेक्ट 2024 देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जो सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के नेताओं, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लेकर आता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थपूर्ण जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करना और ये रक्षा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक मंच के रूप में काम करने के लिए तैयार है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में भारत के अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नव प्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा। अब बात जीएसटी अधिकारियों के सम्मेलन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में जीएसटी अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में वस्तु और सेवा कर की चोरी रोकने, फर्जी बिल से निपटने और बेहतर कार्य प्रणाली को साझा करने पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन से केंद्र और राज्यों के जीएसटी प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और वस्तु और सेवा कर प्रशासन को सामूहिक रूप से मजबूत करने का मंच उपलब्ध होगा। एक दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। और अब बात करते हैं MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की। कोच्चि में INS गरुण में बहुउद्देशीय MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसे नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बुधवार को सीहॉक हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल करने से भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। यह हेलीकॉप्टर पनडुब्बी और जमीन से संचालित युद्ध कौशल से निपटने, तलाश और बचाव, चिकित्सीय आपात स्थिति में सहायता देने और जलयानों को ढो सकने में सक्षम है। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कड़े परीक्षण के बाद ही इन हेलीकॉप्टरों को नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और अन्य सुविधाओं से युक्त हैं। अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ ही साथ भारत अपने मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करता रहा है। इसी क्रम में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास थर्मा गार्डियन का 5वां संस्करण जारी है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से शुरू हुआ ये महाअभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। रविवार को इसके पहले सप्ताह का समापन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध मोदी सरकार के कठोर रवैये के कारगर परिणाम निकले हैं और इससे जुड़ी गिरफ्तारियां और जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा
तेजी से बढ़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में सरकार की सफलता संबंधी 3 वीडियो साझा किए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकारों और एजेंसियों के बीच तालमेल और सहयोग से राष्ट्रव्यापी व्यवस्था कायम की गई है। इस रणनीति के परिणाम स्वरूप नशीली दवाओं की बरामदगी और दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों से मुक्त भारत भावी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा और देश नशीली दवाओं का पता लगाने, नशीली दवाओं के नेटवर्क को नष्ट करने और नशे की लत के शिकार लोगों का पुनर्वास करते हुए दोषियों को हिरासत में लेने के माध्यम से इस लक्ष्य को तेजी से हासिल कर रहा है। नशीले पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध सरकार के कठोर रवैये और देश में चल रहे ड्रग फ्री भारत अभियान के चलते इस क्षेत्र में कई कीर्तिमान बने हैं। जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। वर्ष 2006 से 2013 के बीच नशीले पदार्थों के सिलसिले में 1257 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान ये संख्या बढ़कर 3755 हो गई। पिछले 10 वर्षों में 12 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। दशकों से देश विरोधी ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए युवाओं को नशे के जाल में फंसाती रही है। लचर कानून, केंद्र, राज्य एवं विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय की कमी और जवाबदेही सुनिश्चित न होने से स्थिति गंभीर हो गई। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं। नशे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के परफॉर्मेंस को प्रभावी बनाने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। इस अभियान को आगे ले जाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नशा मुक्त करने का प्रण लिया है। नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नशे के खिलाफ जनमानस बनाने के साथ सभी राज्य सरकारों के सहयोग व अभियान में जुटी संस्थाओं के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कई प्रभावशाली कदम उठाए गए, जैसे एनकॉड की 4 स्तरीय मैकेनिज्म के द्वारा समन्वय। इसके तहत सभी स्तरों पर एनकॉड के सभी स्टेक होल्डर्स की नियमित मीटिंग के निर्देश के अलावा एनकॉड पोर्टल पर एकीकृत ड्रग के डेटा, प्रबंधन, न्यायालय के आदेश, संबंधित नियम व कानून इत्यादि उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 19 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में हुआ। अवैध ड्रग्स में डार्क नेट व क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग पर शिकंजा कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मैक की सीमा का विस्तार करते हुए सब मैक की शुरुआत की गई है। अब ड्रग्स के मामलों में डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी के इनपुट भी साझा किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आपसी समन्वय के महत्व को देखते हुए नार्को संबंधित मैकेनिज्म में सभी केंद्रीय स्तर के स्टेक होल्डर्स तथा राज्य स्तरीय समिति में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बीच समन्वय को बढ़ाया गया है। साथ ही एनसीबी ने सभी गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस निदान भी तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया पर नियंत्रण के उद्देश्य से डीईए, एएफपी, एनसीए, आरसीएमपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी उचित समन्वय किया गया है। मोदी सरकार का मानना है, नशे के आदि युवा विक्टिम है, क्रिमिनल नहीं। इसीलिए इन युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालने और उनके जनता को साथ लेते हुए विशेष जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वो बेचारे विक्टिम हैं।
हमारा सिस्टम में नाते उनको वापिस लाने का प्रयास होना चाहिए। इसी क्रम में एनसीबी पूरे भारत में ड्रग सेवन की दृष्टि से 372 सबसे संवेदनशील जिलों में 8000 युवा वॉलंटियर्स के माध्यम से ड्रग्स के खिलाफ जन जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। अब तक 3 करोड़ से अधिक युवा और 2 करोड़ से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार द्वारा ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई को डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट्स के रिहैबिलिटेशन पर एक समान ध्यान देकर अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास, नीति और रणनीति से देश अपने लक्ष्य नशा मुक्त भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नशा मुक्त भारत ही आने वाली पीढ़ी और देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए, तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अपनी डिजाइन क्षमता और 10 अरब डॉलर के प्रोत्साहनों के साथ अगले 5 वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विनिर्माता भारत में नए फैब और इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगे और इस क्षेत्र में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों का दबदबा कम होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियों की सोच अब बदल रही है और वे भारत में जल्द ही निवेश करना चाहती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेहतर तरीके से तैयार नीतियों की वजह से विनिर्माता यहां नई फैब इकाइयां यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र लगाना चाहते हैं और ऐसे में वे संबद्ध क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वे लाखों थाई श्रद्धालुओं को बुद्ध के पवित्र अवशेषों का सम्मान करते हुए देखकर बहुत प्रभावित हुए। दरअसल थाईलैंड में एक प्रदर्शनी में भारत में संरक्षित बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष रखे गए थे। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री ने उस विशेष मंडप की कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें 26 दिवसीय प्रदर्शनी के पहले चरण के हिस्से के रूप में बैंकॉक में अवशेष प्रदर्शित किए गए थे। भारत में संरक्षित भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों अराहत सारिपुत्र और अराहत मौदगलायन के कुछ पवित्र अवशेष 22 फरवरी को बैंकॉक पहुंच गए थे, जहां 10 लाख थाई श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। अब बात करते हैं हज यात्रियों के लिए बढ़ रही सुविधाओं की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को नई दिल्ली में हज दिशा निर्देश जारी किए और हज सुविधा मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार के मंत्रालयों ने व्यवस्थित और सुविधाजनक हज यात्रा के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 4000 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम हज पर गईं और इस वर्ष बिना मेहरम हज के लिए 5000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार हज यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हज सुविधा मोबाइल ऐप से अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने में सुविधा होगी और निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों का पता भी लगाया जा सकेगा। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं। 4 मार्च साल 1883 को दरबान सिंह नेगी का जन्म
अविभाजित उत्तर प्रदेश में चमोली जिले के कफरतीर गांव में हुआ था, जो आज उत्तराखंड में स्थित है। इन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 6 वीरों को ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दरबान सिंह फ्रांस में 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। उत्तराखंड के लैंसडाउन में स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट म्यूजियम का नाम दरबान सिंह नेगी के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। 4 मार्च साल 1939 को लाला हरदयाल माथुर का अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहस्यमय ढंग से निधन हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक और देशभक्ति के योगदान के अलावा लाला हरदयाल ने साहित्य के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। बौद्ध संस्कृत साहित्य पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया। अपडेट एट 10 में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी बेमिसाल भारत की बेमिसाल तस्वीर के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।